इतिहास सोते वक्त सपने देखने वाले नहीं बल्कि दिन में जागते हुए सपने देखने वाले रचते हैं। कि इतिहास अगर आपको रचना है, कुछ कर दिखाना है, तो सोते नहीं रहना है यार। अपनी लाइफ से जो है वो नींद वगैरह जो है वो हटा दो। राइट, जरूरत नहीं है। कुछ लोग को मैं हमेशा देखता हूँ कि अरे यार सर, हमें तो बहुत आलस आ रहा है, नींद आ रही है। अरे 8 घंटे तो एटलीस्ट हमें सोना चाहिए। 1 से 1.5 साल 5-5 घंटे भी सोओगे ना तो दैट इज इनफ। यू गाइज आर यूथ, यंग यंग हो आप लोग। 5 घंटे से ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन तगड़ी रखो, अपने माइंड को एक्टिव एक्टिव रखो। दिन रात सोचो कि आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना है। जिस दिन आईएएस बन जाओगे उस दिन माहौल क्या होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन घर पर क्या खुशी होगी। सोचो, आंख खोलकर ये सपना देखो, और सपना देखने के बाद तुरंत पढ़ाई पे लग जाओ। मोटिवेट करो अपने आप को। सेल्फ मोटिवेशन, बाहर से आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना है एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। कंसिस्टेंसी बस मेंटेन करो, सिर्फ कंसिस्टेंसी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, झाझर अकेडमी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है। प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ प्राइवेट क्लासरूम में नहीं जुड़े हैं, आप प्राइवेट क्लासरूम में जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पर चेक करिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी कि कैसे आपको प्राइवेट क्लासरूम में एंटर करना है। रोज सुबह 9 बजे हम क्लास कंडक्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अनअकैडमी से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप सभी लोग ये जो डेट है 29 मई 2022, अलार्म लगा लो अपने फ़ोन पे, इस डेट का रिमाइंडर सेट कर लो। 11 बजे का टाइम है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक का यूज़ करते हुए तुरंत के तुरंत अपने आप को इनरोल कर दो, क्योंकि इस दिन आपका एक टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी पर। और ये करंट अफेयर्स का स्पेशल टेस्ट होगा, और ये गेमीफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है। करंट अफेयर स्पेशल टेस्ट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस का मेगा कॉम्बैट है। टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के हैं वो करंट अफेयर्स के आपके लिए क्वेश्चंस बनाएंगे, बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन। 250 लकी पार्टिसिपेंट को अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका मिलेगा 10,000 रुपये तक। और इवन ये जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट का इन डेप्थ वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव टेस्ट होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये टेस्ट अवेलेबल होगा। और कभी भी अनअकैडमी कोड मांगे तो उसको क्या देना है, झासर, JHASIR। और प्रीलिम्स का रिवीजन कार्निवल भी जो है वो चल रहा है, तो इसमें भी आप जो है वो एनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी अनअकैडमी कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपको 50% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका है अनअकैडमी में। और आप बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बहुत सारी चीज़ें अनअकैडमी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता है। और देखिए, मंडे टू फ्राइडे रात में 7:30 बजे 20 MCQ होते हैं। 20 MCQs का एक टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है। आप जानते होंगे प्रशांत धवन जी को, राइट, काफ़ी फेमस है। वर्ल्ड अफेयर्स करके एक चैनल है, वो भी अनअकैडमी का ही, आपको पता होना चाहिए। तो उस पर ये प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी आप इनको भी जानते हैं, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर जी, तो इनकी भी फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलती है हर सैटरडे शाम में 5 बजे। तो ये सब अनअकैडमी का है, कुछ चीज़ें जो आपको बतानी थी। तो फटाफट इनरोल कर लो अनअकैडमी में अपने आप को। सो 27 मई 2022 आज का दिन। हेडर में कोई भी न्यूज नहीं आई है, बाईजू का एडवर्टीजमेंट है बस। और ये वाली न्यूज आप जानती हैं श्रीलंका के बारे में, कि श्रीलंका की हालत काफी ज्यादा खराब है। श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इंडिया जो है श्रीलंका की डेमोक्रेसी को और इकोनॉमिक क्राइसिस को जो है वो सपोर्ट करेगी। तो इसके बारे में अपन को ऑलरेडी पहले भी पता था, तो ये एक छोटा सा अपडेट है, और ज्यादा कुछ खास नहीं है। अच्छा, जैसे कि गाइस ज्ञानवापी मस्जिद का एक मामला हम लोग को वाराणसी का देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। वैसे ही एक मथुरा का भी मामला है। मथुरा के अंदर शाही ईदगाह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि डिस्प्यूट का केस चल रहा है। यहाँ पर डिस्प्यूट जो है वो जमीन के ओनरशिप के ऊपर है। क्लेम किया जा रहा है कि जिस जगह पर मस्जिद बनी है वो जगह भगवान कृष्ण की बर्थ प्लेस है, और उस जगह पर मंदिर हुआ करते थे जिसको गिराकर मस्जिद जो है वो बनाई गई है। तो इसको लेकर ये चीज ये हम लोग को देखने को मिल रही है। हाँ निगम जी, करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास 4 बजे होगी। सुबह 9 बजे हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर करते हैं। कल के दिन हमने सुबह स्पेशल क्लास कर ली थी, बाकी स्पेशल क्लास शाम में 4 बजे होगी।
राइट। और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी कुछ दिन तक स्पेशल क्लास यहीं पर होगी, बाकी उसके बाद फिर अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास होना शुरू हो जाएगी। उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपके व्हाट्सएप पर लिंक मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये वाला मुद्दा समझ में आ गया, मथुरा वाला। ये फर्स्ट पेज का ये मुद्दा हम लोग को जो है वो देखने को मिला था, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मथुरा के अंदर ये इशू चल रहा है शाही ईदगाह मस्जिद का, राइट। देखो मेन पॉइंट इज कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको पूरी चीज रटनी नहीं है, पूरी चीज पढ़नी नहीं है, उसका वो काम मेरा है। मैं पूरी चीज पढ़ूंगा और जो चीज काम की है वो आपके लिए एक्सट्रैक्ट करके प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जो कोई भी कोचिंग है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी आपका एजुकेटर है, टीचर, उसका काम क्या होगा, आपके लिए थोड़ी सी चीजें आसान बनाना, राइट, जिससे कि आपका कम समय लगे और आप ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो ग्रैप्स कर सकें। दैट्स व्हाई हम कोचिंग लेते हैं, दैट्स व्हाई हम सपोर्ट लेते हैं, राइट, इंस्टीट्यूशन का। तो ये चीज है, आप लोग को हर चीज पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। वो मैं हूं उसके लिए, वो काम मेरा है। अब अच्छा, हमारे 22nd लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। तो इनके बारे में आप जानती हैं, बस नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक घटना हो गई आईएएस ऑफिसर के साथ, यार बैंड बज गई। ये इन्होंने बताओ क्या किया था, एक स्टेडियम था, ये शाम में 7 बजे वॉक करने आया। देखो यार, पावरफुल इंसान है, जैसे आप भी जब पावरफुल बनेंगे। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मैं कुछ समय पहले एक स्विमिंग पूल जाता जाता था, अर्जुन स्विमिंग पूल। ये बात हो गई मेरे ख्याल से 4-5 साल की। तो मतलब मैं जाता था 8 बजे, हमारा जो बैच होता था 8 से लेकर 8:30 पौने 9, 8:45 तक का बैच रहता था। उसके बाद नेक्स्ट बैच जो है सीधे 9:30 बजे शुरू होता था। उसके बाद आते थे एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस, पता नहीं कौन थे यार वो, मतलब पावरफुल पर्सनालिटी थे। अब मैंने एग्जैक्टली पूछा नहीं, बट वो जैसे ही आते थे, इवन वो अगर 8:15 भी आ गए, तो उनके लिए आधा स्विमिंग पूल खाली हो जाता था। मतलब वो स्विमिंग पूल की अथॉरिटी सब लोग को साइड कर देती कि बोलती थी कि आप हट जाइए। और वो जब स्प्रिंट लगाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो एक बंदा साथ खड़ा रहता था कि उनके आगे पीछे कोई ना आए एकदम से, तो एकदम सीटी बजा के भगा देता था। तो बात वही है यार, जलवे हैं ये सब। आप जब आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, अलग ही बातचीत होगी आपकी, अलग ही पावर, अलग ही होगा, अलग ही आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। बट इसी रिस्पेक्ट के कारण इनकी बैंड बज गई। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देख लिया, ट्रांसफर कर दिया आईएएस कपल को। एक्चुअली वो अपने कुत्ता घुमाने के लिए जो है वो एक स्टेडियम पर जाते थे, और 7 बजे जाते थे, और 7 बजे उनके लिए पूरा स्टेडियम खाली हो जाता था। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने देखा कि अरे यार, ये क्या नाटक चल रहा है, स्टेडियम को खाली करवाया जा रहा है, हमारे एथलीट्स जो है उनको जल्दी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ रही है। तो इनके ऊपर बरस गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, एक कपल को, और एक को अरुणाचल प्रदेश, और एक को लद्दाख। तो ऐसा जो है वो दे दिया। तो ये एक चीज है भाई, जब भी करो, क्या होता है कि कई बार, और देखो यार, ये सिर्फ क्वाइट पॉसिबल की वजह सिर्फ यही नहीं होगी, घूमने वाली वजह वार्निंग भी दी जा सकती है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ वार्निंग नहीं है, राइट। इट इज क्योंकि देखो अल्टीमेटली वो वॉक कर रहे हैं, तो उसको वार्निंग दी जा सकती थी। इस प्रकार से स्ट्रिक्ट एक्शन ट्रांसफर करना आईएएस कपल का, आई डोंट थिंक इस तरीके से होना चाहिए था। बट हाँ ठीक है, उन्होंने भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, ये चीज भी गलत है। स्ट्रिक्ट वार्निंग देंगे तो एटलीस्ट दूसरे लोग जो है वो समझे, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो। बट पॉलिटिकल फील्ड में ये चीज नहीं होती ना यार, इसके पीछे का गेम कुछ और ही होता है। किसको कब कैसे फंसाना है, वो पूरी चीज प्लांटेड होती है। जब आप जाओगे सर्विस पे, तब आप बहुत अच्छे से इस चीज को जो है वो समझोगे, ऑब्जर्व करोगे। और कभी भी फंसो तो मैं तो हुई हर जगह से निकाल लूंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि अपने कॉन्टेक्ट्स बहुत सारी जगह पे है। चलिए, तो ये चीज है। और बाकी फ्रंट पेज की न्यूज में जब और कुछ खास नहीं है, बस एक ये वाली चीज जो है वो भी उतनी कुछ ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसकी एक अंडरस्टैंडिंग है ही। हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक बता रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक पेपर पब्लिश हुआ है। पेपर का नाम है पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 रिलेटेड स्कूल क्लोजर। तो ये है पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 रिलेटेड स्कूल क्लोजर। तो क्या लिखा हुआ है कि भाई स्कूल के बंद होने से, कोविड 19 के कारण स्कूल के बंद होने से इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, राइट। इकोनॉमी की क्या दुर्गति हुई है। तो ये वाली चीज तो आप जानते हैं, बहुत बुरी स्थिति हुई है। तो कुछ आंकड़े सामने आए, बताया जा रहा है कि जो जीडीपी है हमारे इंडिया की, राइट, कुछ ऐसी कंट्री में से एक हम लोग को इंडिया देखने को मिल रही है जहां पर स्कूल जो है वो बंद हुए थे कोविड 19 पेंडेमिक के कारण। और इंडिया ऐसी कंट्री में है साउथ एशिया में जहां पर सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है लर्निंग लॉसेस के कारण। युवा जो है उनमें लर्निंग लॉसेस हुए, और इसके कारण जीडीपी में डिक्लाइन होती। सिंपल सा चीज है यार, अगर लोग पढ़ेंगे नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग जॉब कैसे करेंगे, और लोग जॉब नहीं करेंगे तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, राइट। सो दिस इज द सिंपल फिनोमिना ऑफ इकोनॉमिक्स। ये चीज समझ रहे हो आप लोग।
भाई लोग पढ़ेंगे नहीं, लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, लोग अर्न नहीं करेंगे तो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। ये फिनोमेना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये चीज जो है वो बताने की कोशिश करी। इसमें बताया जा रहा है कि 10.5 बिलियन का डेंट 2023 में देखने को मिला है। कंट्री की जो इकोनॉमी है ये नियरली 99 बिलियन यूएस डॉलर हिट करेगी, राइट। 2030 में 3.19% रिडक्शन हुआ है जीडीपी में अपनी बेसलाइन ग्रोथ के ट्रेंड के हिसाब से। तो ये चीज जो है वो कुछ मार्क की हुई है, बट आपको तो सिर्फ सिंपल सी चीज मेंस में यही लिखना है कि कोविड 19 के कारण जो एजुकेशन पर जो इफेक्ट हुआ है उसके कारण इकोनॉमी ने सफर किया है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बस आपको लिखना है, बस और कुछ नहीं इसके अंदर। बाकी और कुछ देखो क्या होता है, मैं कभी भी ये चीज नहीं कहूंगा कि आप आंकड़े वगैरह याद करके रखें, क्योंकि क्या होता है गाइस, मैं आज तो आपको बोल दूं कि अरे नहीं नहीं आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, याद करके रखो। आपको अगर मेंस के आंसर में अगर आपने वो आंकड़ा गलत लिख दिया ना, एक बार आंकड़ा आपने एक भी कोई भी फिगर गलत लिखा, आपका रेस्ट ऑफ द पेपर बेकार हो जाएगा। कैसे बेकार हो जाएगा? क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको ये लगेगा कि अरे आप तुक्काबाजी कर रहे हो, राइट। तो इसलिए मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट राइट डाउन दिस सेंटेंस। आपको सिर्फ ये सेंटेंस लिखना है कि इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया के अंदर जो लर्निंग लॉस जो हुआ है, जो बच्चे स्कूल बंद होने के कारण अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उसके कारण उन्हें जॉब नहीं मिली, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आई, और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के कारण ऑब्वियस सी बात है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ और जीडीपी डिक्लाइन हुई। बात समझे? तो इस तरीके से आपको जो है वो मेंशन करना है अपने मेंस के अंदर। बी स्मार्ट इन योर प्रिपरेशन। कैसे लिखना है, क्या लिखना है? स्मार्टली लिखो, कि क्योंकि सामने वाले को क्या चाहिए, उनको ये चेक करना है कि आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है कि नहीं, आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। दे नो दिस, दे वांटेड टू नो दिस थिंग ओनली, बस। तो सेकंड पेज जो है वो आपका सिटी का पेज है, कोई खास न्यूज नहीं आई है सेकंड पेज के अंदर। सिटी में वैसे भी न्यूज नहीं रहती है। इसके अंदर ये देखिए, ये पूरा मामला जो है वो आईएएस कपल का हम लोग को देखने को, और अपना कुत्ता घुमाने के लिए गए थे। ये पूरी चीज यहाँ पर लिखी हुई है घटना। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली बस आपको पता होनी चाहिए कि इस प्रकार का, आईएएस से रिलेटेड मामला है कुछ, तो पता होना चाहिए बेसिक सी, मतलब बस कि सुना रहना चाहिए कि हाँ यार आपको भी पता ही है मामला। बाकी और कुछ खास काम की चीज नहीं है इसके अंदर। ये वाला न्यूज है वो पॉलिटिकल हम लोग को न्यूज देखने को मिल रही है। चार धाम, चार धाम, देखिए चार धाम कहाँ कहाँ पर है उत्तराखंड के अंदर, ये देखिए आप, ये फैक्ट बस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा चार धाम के बारे में बताइए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो ये चार धाम हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि चार धाम का एक रोड भी जो है वो तैयार जो है वो किया जा रहा है, महामार्ग परियोजना, आपको उसका नाम भी पता होगा शायद, राइट। तो ये बस चार धाम से रिलेटेड एक आर्टिकल था, बट आपको बेसिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार धाम कहाँ कहाँ पर है, बस ये वाली चीज पता होनी चाहिए। इसको डेवलप करने के लिए जो है वो पैसा लगाया जा रहा है, उसको लेकर ये टॉपिक था। जोया यानी मेरे ख्याल से जॉब लिखा होगा आपने, कि जॉब लर्निंग नहीं कर, अच्छा जो लर्निंग नहीं कर रहे हैं वो सारे एज अ लाइबिलिटी के रोल प्ले कर रहे हैं। एग्जैक्टली भाई, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो लाइबिलिटी है, जो पढ़ाई नहीं करेंगे। देखो, आई एम टेलिंग यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, ये मत सोचना कि जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो लाइबिलिटी बन गए। बिना पढ़े लिखे लोग भी कमा रहे हैं भाई साहब। बिना पढ़े लिखे लोग भी पॉलिटिशियन बन के हमारे ऊपर बैठे हुए, आपके आपके ऊपर बैठ जाएंगे। So don't tell this particular thing। ये एक डायमेंशन है, बट आपको हर डायमेंशन को ध्यान में रखना है, राइट। चलिए, ये वाली चीज काम की नहीं है। स्टेट में ये पॉलिटिकल न्यूज हम लोग को पूरी देखने को मिल रही है और रिपीटेड न्यूज टाइप की है, उतनी कुछ खास काम की नहीं है। एक बस ये एक चीज, इस्कॉन के बारे में जानते हैं ना, कृष्ण जी का वो पूरी चेन हम लोग को देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत टैलेंटेड लोग हैं इसमें इस्कॉन के अंदर। तो बेंगलुरु की सिविक बॉडी जो है इसने डिसाइड किया है कि ये प्रपोजल रख रहे हैं कर्नाटक सरकार के पास कि वो 178 इंदिरा कैंटीन को हैंडओवर करेंगे इस्कॉन के पास। कि इंदिरा कैंटीन के तहत जो फूड प्रोवाइड किया जाता है, पका हुआ खाना जो लोगों को दिया जाता है सस्ते रेट में, तो वो इस्कॉन दे। क्योंकि कोई भी अगर किसी बॉडी को, प्राइवेट बॉडी को अगर ये टेंडर दे रहे हैं तो वो सही तरीके से रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, सही तरीके से अपनी सर्विस नहीं दे पा रहे, बट इस्कॉन इस मामले में बहुत अच्छी है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है इस्कॉन के टेम्पल जहां जहां पर है वहां वहां पर खाना भी जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। मैं गया हूँ दिल्ली में इस्कॉन में, और एक बार मैं अहमदाबाद अहमदाबाद के अंदर गया था इस्कॉन में। इस्कॉन टेम्पल बहुत बढ़िया है यार। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन आ सकता है कि
भगवती मंदिर कहां पर है? भगवती मंदिर कहां पर है? तो केरला के अंदर ये मंदिर है। यहाँ पर 400 से भी ज्यादा इसका ये कुंड है, पौंड है यहाँ पर। वहां पर 400 से भी ज्यादा कछुए रहते हैं और लोग बाग यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं ये चावल चढ़ाते हैं और कछुआ ये चावल चढ़ाते हैं, ताली बजाते हैं, अंदर से कछुआ निकल के आता है और वो चावल खाता है। तो बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव प्लेस है, कभी जाना हुआ तो जाना। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भगवती मंदिर थोड़ा सा ध्यान में रखना, जहां पर 400 से भी ज्यादा कछुए हैं। कछुओं को देखने के लिए श्रद्धालु भी आते हैं, रिसर्चर्स भी आते हैं स्पीसीज की स्टडी करने के लिए। अब आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल के पेज की तरफ। तो ज्ञान, पहला एडिटोरियल ज्ञान वापी मस्जिद से रिलेटेड। आई थिंक कि आप पूरी चीज समझ चुके हैं, ज्ञान वापी का केस जो है वो क्या चल रहा है पूरा आपको पता है। तो इस आर्टिकल के अंदर कुछ ज्यादा खास बात जो है वो नहीं लिखी गई है। और जिस भी स्टूडेंट जो स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े, जिनको ज्ञान वापी के बारे में नहीं पता है, देखो लाइव क्लास चल रही है, तुरंत लाइव क्लास के दौरान पूछ लो कि सर नहीं पता है, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, फायदा आपको उठाना है, पढ़ाने का काम मेरा है। लाइव सेशन का फायदा और मतलब पर्पस ही ये है कि भाई जब आप लाइव सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं तो पूछिए। मैं 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, नहीं पता, अरे निगम जी अपन ने पढ़ा तो आपने क्लास भी अटेंड करी थी। क्या है ज्ञान वापी मस्जिद, बताओ जरा। ज्ञान वापी, पहली बात तो वाराणसी का केस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ज्ञान वापी मस्जिद में हम लोग को क्या चीज देखने को मिली कि मस्जिद के जो कॉरिडोर है, जहां पर मस्जिद में एक प्लेस होती है ना, जहां पर लोग बाग हाथ पैर धोकर मस्जिद के अंदर जो है वो जाते हैं, जो एक पॉन्ड टाइप का होता है, कुंड टाइप का होता है। तो वहां पर क्लेम किया जा रहा था कि वहां पर शिवलिंग है। फिर कोर्ट में ये मामला गया, कोर्ट ने बोला कि इसकी वीडियोग्राफी करवाई जाए। वीडियोग्राफी हुई तो वहां पर कुछ स्ट्रक्चर पाया गया। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो भगवान शिव है, शिवलिंग है वो। कुछ लोग का कहना है, यानी कि मस्जिद के केयर टेकर्स जो है उनका कहना है कि भाई वो फाउंटेन है। फाउंटेन समझते हो ना, जिससे पानी निकलता है, वो फाउंटेन है। राइट, वो एक समय पर पहले उसके ऊपर फाउंटेन हुआ करता था, ये सर्कुलर फाउंटेन है। तो ये मुद्दा चल रहा है बस। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पता है सभी लोगों को? या बिल्कुल सही, मीरा जी ने बिल्कुल सही लिखा, वाजू खाना जिसको हम लोग कहते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। शिवानी जी, प्राची जी, वेरी गुड। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में पता है सभी को? कोई ऐसा है जिसको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में ना पता? क्लियर? इस पर्टिकुलर कानून के तहत क्या होता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जितनी भी प्लेसेस हैं, मंदिर मस्जिद जितने भी हैं, वो एज इट इज रहेंगे, उसको चेंज नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला जो मामला था उसको छोड़कर, अयोध्या वाले मामले को, अयोध्या वाली प्लेस को छोड़कर जितनी भी प्लेसेस हैं वो एज इट इज रहेंगी। तो ये आर्टिकल में यही चीज बताई जा रही है। अब इसके अंदर देखो एक वर्ड है, टाइटल में एक वर्ड हम लोग को मिल रहा है, ज्ञान वापी एंड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेट्रोग्रेशन। ये नॉन रेट्रोग्रेशन क्या होता है? इट द प्रिंसिपल होल्ड्स दैट, ये प्रिंसिपल कहता है कि गवर्नमेंट में एक्सटेंड प्रोटेक्शन बियॉन्ड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज है उसके बियॉन्ड जाकर सरकार जो है वो लोगों को प्रोटेक्शन दे सकती है, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दे सकती है, बट इट कैन नॉट रिट्रीट फ्रॉम दैट एक्सटेंशन वंस मेड। प्रोटेक्शन देने के बाद छीन नहीं सकती है। मतलब क्लियरली आपको पूरा मुद्दा ज्ञान वापी मस्जिद का मुद्दा पता है। अभी मैंने आपको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बताया, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या है? प्रोटेक्शन है। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया इसी वर्ड से कि क्या कहने की बात कर रहा है, क्योंकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी क्लियर है। क्या कहने की कोशिश करेंगे अब इसके अंदर एडिटर? एडिटर यही चीज कहने की कोशिश करेंगे ना जो पिछले 5-7 दिन से अपन डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत चीजों को फ्रीज कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था, तो व्हाट इज द नीड कि आप सुनवाई जो है वो करें। गेटिंग माय पॉइंट? तो सेम वही चीज बोल रहे हैं कि जब भाई ऑलरेडी सरकार ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के थ्रू प्रोटेक्शन दे दी है, चीजों को होल्ड कर दिया है, फ्रीज कर दिया है उसी जगह पर, तो क्यों उस पर दोबारा से चर्चा की जा रही है? राइट? तो यही वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इवन इन्होंने एक पॉइंट और जो है वो उठा दिया कि जिस समय 1992 का जो केस था वो बाबरी मस्जिद वाला हम लोग को देखने को मिला था, तो उस समय एक स्लोगन चल रहा था उस समय से कि ये तो सिर्फ झांकी है, अब काशी मथुरा बाकी है। अब काशी का जो केस है वो कौन सा वाला केस हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है? मथुरा का केस आपको पता है कि अभी ये शाही ईदगाह मस्जिद वाला केस, मथुरा वाला जो अभी फर्स्ट पेज में मैंने आपको पढ़ाया था। और काशी वाला जो केस है ये वाराणसी वाला केस, ज्ञान वापी मस्जिद वाला। राइट?
तो कह रहे हैं कि ये पहले से ही एक प्रकार का जो है वो दबाव बनाया जा रहा है, राइट, इस प्रकार से। तो उनका कहना जो है ये है, बट मैंने आपको ऑलरेडी बोला, यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज ऑफिसर बनने वाले हो, आपके लिए कोई धर्म बायस नहीं हो, आप किसी भी धर्म को लेकर या किसी भी पॉलिटिकल फिगर को लेकर या पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आपको बायस नहीं होना है, यू हैव टू बी न्यूट्रल इन एवरी सेंस, राइट। आप खुले दिमाग से चीजों को जो है वो देखना है। और जब भी बात आती है कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन जो रिलीजन से रिलेटेड हो, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें चिपकानी है आपको। इसलिए मैंने आप लोग को रटवा दिया है कि प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 क्या है, राइट। चलिए, बस और कुछ नहीं था इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। सेकेंड आर्टिकल जो है वो काफी अच्छा है, मीजल्स और रुबेला से रिलेटेड ये पर्टिकुलर आर्टिकल है। बताइए जरा टारगेट क्या है, मीजल रुबेला को कब तक जो है वो फिनिश करना है, कब तक एंड करना है। क्योंकि देखो क्या होता है कि मेन चीज क्या है, ऐसे जब आर्टिकल जब आते हैं तो आपको वैक्सीन के बारे में, डिजीज के बारे में कुछ चीज बात की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए क्या टारगेट। टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में टारगेट पूछा जाएगा। यस, द टारगेट फॉर नाउ इज 2023। पहले जो टारगेट था वो क्या था, 2022 इन्होंने रख दिया था, बट इन्होंने इस टारगेट को जो है बढ़ाकर 2023 जो है वो कर दिया। उससे पहले टारगेट आई थिंक 2017 था, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो स्कूल के अंदर जो है वो कैंपेनिंग चल रही थी मीजल रुबेला वैक्सीनेशन को लेकर, कि जो बच्चे हैं 5 साल से लेकर 15 साल की उम्र के, तो उनको मीजल रुबेला वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। मीजल रुबेला वैक्सीन में होता क्या, ये मीजल रुबेला डिजीज जो है वो क्या डेडली डिजीज है, इसके कारण मौत हो सकती है क्या, हाँ या ना। इस डिजीज के कारण मौत हो सकती है क्या किसी की, बच्चे की अंडर 5 इयर्स ऑफ एज, हो सकती है गाइस। इस डिजीज के कारण मौत भी हो सकती है, इट इज अ डेडली डिजीज। यस, इसके कारण मौत भी हो सकती है, क्योंकि ये जो डिजीज है ये क्या कर सकती है, ये इम्यून सिस्टम को अटैक करेंगे। एंड इफ अ पर्सन इम्यून सिस्टम इज वीक, एक व्यक्ति का अगर इम्यून सिस्टम अगर वीक है, हेल्दी नहीं है, तो उसको दूसरी डिजीज अट्रैक्ट करेंगी, और उसको जब दूसरी डिजीज अट्रैक्ट करेंगे वो वल्नरेबल हो जाएगा, तो उसकी मौत हो जाती है। सो इट इज अ डेडली डिजीज। सो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एलिमिनेट किया जाएगा मीजल्स और रुबेला को इंडिया से 2020 में। 2020 का इस टारगेट, अर्लियर टारगेट वाज 2020, और अभी जो टारगेट फिर इसको बढ़ा के आई थिंक 2022 किया था, फिर अब 2023 जो है वो कर दिया है। सो पहला जो टारगेट था वो 2015 था, ठीक है। पहला टारगेट इनका था 2015, जिस टारगेट को इन्होंने मिस कर दिया, फिर टारगेट बढ़ाकर 2020 कर दिया, फिर 2017 में अब ये अचीव नहीं कर पा रहे थे चीजों को, तो अर्जेंसी हो गई, भाई इनको अचीव करना है, जल्दी जल्दी अपने टारगेट को जो है वो फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है। तो इन्होंने जो है वो क्या करना शुरू किया, इन्होंने स्कूल्स वगैरह के अंदर मतलब तेजी से एक्सेलरेटेड तरीके से जो है वो उन्होंने वैक्सीनेशन करना शुरू किया, एक्सेलरेटेड तरीके से, तेजी से। अब जब ये तेजी से वैक्सीन लग रही थी स्कूलों के अंदर, तब पेरेंट्स घबरा गए कि ये क्या हो रहा है अचानक से, एकदम से वैक्सीन वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है, कोई गफला तो नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ तो ऑलरेडी पता है कि थोड़ा बहुत कुछ जो है वो एक आध दिन कोई ऐसी फेक न्यूज आती है तो वो लहर की तरह जो है वो बरसने लगती है लोगों के ऊपर। कोरोना वायरस वैक्सीन को ही लेकर देख लो, लोग कह रहे थे, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, लोग कह रहे हैं, सामने आमने सामने सुना है कि लोग कह रहे हैं कि अरे नहीं वैक्सीन मत लगवाइएगा, वैक्सीन के कारण लोगों को जानबूझ के मारा जा रहा है। वैक्सीन हेजिटेंसी, बिल्कुल सही ज्योति जी कह रहे थे, ऐसे लोग आपने भी सुना होगा, आसपास की लोगों, आपकी कॉलोनी के आसपास में बैठे हुए लोगों ने किसी ने ज्ञान दिया होगा। इन्होंने, कुछ लोग तो ये भी ज्ञान दे रहे थे कोरोना वायरस है ही नहीं, कुछ नहीं है कोरोना वायरस। अरे उनसे पूछो जिनके घर पे लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस के कारण, दे नो बेटर हाउ डेडली इज कोरोना वायरस। सो दीज आर कॉमन मैन एंड यू गाइज आर डिफरेंट, यू गाइज आर ऑफिसर्स, ये लोग कॉमन मैन है। चलिए, सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था, ये वाली चीज आपको पता लग गई कि भाई 2020 तक जो है वो रुबेला और मीजल्स को जो है वो भगाना है, राइट। सो इन्होंने अपने अर्लियर टारगेट को मिस कर दिया 2015 वाले, फिर 2017 में एकदम टारगेट इनको अचीव करना था, तो बहुत तेजी से एक्सेलरेट एफर्ट्स लगाना शुरू किया, इन्होंने तेजी से काम करना शुरू किया। बेसिक प्लान ये था कि टू क्रिएट अ वेरी हाई लेवल ऑफ वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट बोथ डिजीजेस। मेन काम ये था कि भाई सबसे से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाओ और इम्यून कर दो ये दोनों डिजीज से, और टू कवर इम्यूनिटी गैप्स आफ्टर वन डोज ऑफ मीजल्स। तो जैसे ही एक मीजल का एक डोज लगाया गया, दूसरा डोज जो है वो दे दिया गया।
क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी गैप, क्योंकि आप एक डोज लगाएंगे धीरे से वो क्या होगा, वो हल्का हो जाएगा, फिर दूसरा लग जाएगा। जैसे कोरोना वायरस के केस में भी हम लोग को देखने को मिलता है ना कि 2 वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। क्यों? आपने एक वैक्सीन लगाई, कुछ समय बाद उसका असर हल्का होगा, और जब असर हल्का होगा तो आप दूसरी जो है वो लगा देंगे, राइट? किस चीज को, इस गैप को जो है वो पूरा करने के लिए, कि उस बीच जो है वो अटैक ना हो जाए, राइट, वायरस का। तो ये एक चीज है। फिर रूबेला वैक्सीनेशन जो है, इसने कवर करना शुरू कर दिया 15 साल की उम्र के बच्चों को। और कोविड 19 पेंडेमिक ने 2 साल जो है वो छीन लिए इस प्रोग्राम के, तो मीजल रूबेला एलिमिनेशन टारगेट जो है वो रीसेट करके 2023 कर दिया गया। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कि मीजल रूबेला एलिमिनेशन टारगेट जो है वो क्या है, 2023 का ये टारगेट है। ये फैक्ट आपको बहुत अच्छे से गाइस ध्यान में रखना है। और मीजल रूबेला एलिमिनेशन जो है, ये जीरो ट्रांसमिशन ऑफ मीजल, मतलब एलिमिनेशन को क्या कहते हैं हम लोग, पूरी अगर कोई डिजीज पूरी तरह से खत्म हो गई तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कि उसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, वो डिजीज जो है वो फैल नहीं रही है, वो वायरस जो है वो फैल नहीं रहा है, राइट? यही कहते हैं ना हम लोग कि भाई, मतलब एलिमिनेशन, कोई चीज पूरी तरह से खत्म हो गई मतलब वो फैल नहीं रही है। कोई चीज पूरी तरह से खत्म हो गई मतलब कोई भी केसेस उसके नजर नहीं आ रहे, कोई भी क्लिनिकल डिजीज जीरो हो चुकी है, मतलब कोई केस नहीं है उसका, ना फैलने का, ना किसी व्यक्ति के अंदर ये डिजीज है, और सस्टेन्ड ओवर 3 ईयर। ये चीज किसने कही है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ये फैक्ट सभी के लिए एप्लीकेबल है, याद रखना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि पिछले 3 सालों से अगर आपकी कंट्री के अंदर कोई डिजीज का एक भी केस किसी भी जगह पे ना दिखा हो, किसी भी व्यक्ति को वो प्रॉब्लम नहीं हुई हो पिछले 3 सालों में, पिछले 3 साल, तो वो ऐसी जो वायरस होंगी, ऐसी जो डिजीज होगी, वो एलिमिनेटेड जो है वो कहलाएंगी। ये फैक्ट डब्ल्यूएचओ का है, ये याद रखना। इसमें हालांकि आर्टिकल में डब्ल्यूएचओ का जिक्र नहीं, बट डब्ल्यूएचओ ने ये चीज कही थी कि 3 साल का रिकॉर्ड जो है वो चेक किया जाता है। सो वैक्सीनेशन और सर्वेलांस, मेन ये दो ही चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। एक तो आप वैक्सीन दो सामने वालों को, और सर्वेलांस करो, निगरानी रखो कि कहीं ये बीमारी फैल तो नहीं रही है, बढ़ तो नहीं रही है। और जिन जिन जगह पर ये वायरस जो है वो बढ़ रहा है, इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, उस जगह पर आइडेंटिफाई करो, उस जगह को, और तुरंत वहां पर एक्शन लो, उसको रोकने का एफर्ट जो है वो लगाओ, मेजर्स लो, उपाय निकालो, राइट? जो 2 डोजेज जो है मीजल्स रूबेला रूबेला वैक्सीन के, ये कवर करते हैं एटलीस्ट 95% बच्चों को 5 साल से कम की उम्र के नीचे के। और पहला डोज जो है वो 9 से लेकर 11 महीने में दे दिया जाता है, और सेकंड डोज आइडियली जो है वो सेकंड ईयर में दिया जाता है, बच्चा जब दूसरे साल का होता है तब दिया जाता है, ठीक है? तो ये चीज है। बिल्कुल प्राची जी ने सही लिखा कि अ डिजीज विच इज नॉट स्प्रेडिंग फ्रॉम लास्ट 3 years इन अ कंट्री इज टर्म्ड एज एलिमिनेटिंग। डब्ल्यूएचओ ने ये चीज कही है, वेरी गुड। 3 साल का फिनोमेना ध्यान में रखिएगा। द डिजीज इज बेसिकली फीवर प्लस अ रेड रैश ऑन द स्किन। तो आपको क्या चीज समझ में आई कि ये जो डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है, इसमें होता क्या है, इसमें बुखार आ जाता है, और हाथ में, पैर में, स्किन में लाल कलर के रैशेस जो है वो आपको नजर आएंगे। फीवर रैश कॉम्बिनेशन जो है, काफी सारे कॉजेज होते हैं इसके। और थ्रोट स्वैब, यानी कि जैसे कोरोना वायरस में आपको पता है ना कि थ्रोट से सैंपल निकाला गया, या तो थ्रोट से सैंपल निकाला जाता है, या यूरिन या ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, राइट, और लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, और फिर आइडेंटिफाई किया जाता है सामने वाले व्यक्ति को रोबेला या मीजल्स है, राइट? तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा पोलियो के कारण हमारी कंट्री के अंदर 5 साल से कम की उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उनमें से 1% बच्चे पैरालाइज्ड हैं, पोलियो पैरालाइज्ड। मतलब पोलियो के कारण 1%, 5 साल से कम की उम्र में, ये यानी कि एक फिगर जनरल बताया हुआ है कि अगर 100 बच्चों को पोलियो हो, मतलब 100 बच्चे हैं, तो उनमें से एक बच्चा हो सकता है कि पोलियो पैरालाइज हो, पोलियो के कारण उसको दिक्कत हो जाए। 1% इशू है पोलियो का। बट मीजल्स एक्चुअली मार देता है 1% ऑफ ऑल अंडर 5 चिल्ड्रन को। मीजल क्या कर रहा है, क्लियरली लिखा है, मैंने आपको बोला था ना, क्या ये डिजीज डेडली है, इसके कारण मौत होती है? बिल्कुल मौत होती है, क्लियरली मेंशन्ड है। मीजल्स एक्चुअली किल्ड 1% ऑफ ऑल अंडर 5 चिल्ड्रन। और मीजल्स आउटब्रेक के दौरान केस फर्टालिटी रेट जो है वो 10 से 15% का है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 10 बच्चों को मीजल्स हुआ, या फिर चलो 100 बच्चे मान लेते हैं हम लोग, 100 बच्चों को मीजल्स हुआ, तो 100 में से 10 से 15 बच्चे की मौत हो सकती है। तो ये एक चीज है। और चिल्ड्रन हु रिकवर्ड
जो भी बच्चे रिकवर होते हैं उनका वेट लॉस हो जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका खराब हो जाता है, मतलब सोचने समझने की शक्ति जो है वो खराब हो जाती है। इवन मीजल से जो बच्चे अफेक्ट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, और इम्यून सिस्टम खराब होना मतलब कि आपको और भी इंफेक्शियस डिजीज अट्रैक्ट कर लेंगी। अगले 2 से 3 सालों में इवन मॉर्टेलिटी भी हो सकती है, जान भी जा सकती है। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डेंजरस इज मीजल्स एंड रूबेला। सो व्हाई शुड रूबेला बी एलिमिनेटेड? क्यों रूबेला को एलिमिनेट करना है? डेडली डिजीज है। रूबेला वायरस इज अ स्लोअर ट्रांसमिटर, हालांकि रूबेला धीरे धीरे करके फैलता है, बट risk of rubella is extended from childhood through adolescence into the reproductive age range. रूबेला जो है वो, इसका रिस्क जो है वो बढ़ता है। इवन रूबेले का अगर इन्फेक्शन की अगर हम बात करें ना, ये फीटस तक भी चला जाता है। देखिए क्लियरली मेंशन है, इफ अ प्रेग्नेंट वुमन गेट इन्फेक्टेड, अगर एक प्रेग्नेंट महिला इन्फेक्ट हो जाती है तो वायरस जो है वो फीटस में चला जाएगा, और फीटस जो डेवलप कर रहा है, यानी कि उसकी आंखें, उसके ब्रेन, उसके हार्ट, उसके दूसरे टिश्यूज को डैमेज करने की क्षमता रखता है ये। और जो बेबीज अफेक्टेड होते हैं, सीवियर बर्थ डिफेक्ट्स उनके अंदर होता है, जैसे कि कैटरेक्ट हो सकता है, डेफनेस, सुनाई नहीं देगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे करके बॉडी डेवलप होगी, तो ये सब इश्यूज भी हो सकते हैं। तो रूबेला जो है वो हालांकि धीरे धीरे करके ट्रांसमिट होता है, बट इस तरीके से ट्रांसमिट होता है कि अगर प्रेग्नेंट महिला को हो जाए तो ये बच्चे को भी हो सकता है। तो इसीलिए अडल्ट्स को भी ये वैक्सीन दी जाती है, अडल्ट्स को, राइट? क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा कि एमआर वैक्सीन, मीजल्स रूबेला वैक्सीन 15 साल की उम्र तक के बच्चों को दी जा रही है, बट यहाँ पर बात है प्रेग्नेंट लेडी की, तो प्रेग्नेंट लेडी की को भी दिया जाता है, राइट? तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बट मतलब कि उसकी प्रेगनेंसी की पहले से दिया जाता है कि उसकी प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो इसको दिक्कत ना आए। और इस इशू को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं? कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम, CRS। तो ये प्रिवेंटेबल है बिल्कुल वैक्सीनेशन के थ्रू, अगर प्रेगनेंसी से पहले जो है वो दे दिया जाए तो। अगर प्रेगनेंसी से पहले CRS को दिया जा रहा है तो वो प्रिवेंटेबल जो है वो हो जाता है, मतलब इसकी वैक्सीन को दिया जा रहा है तो इट इज प्रिवेंटेबल, राइट? किसी को नहीं होगा। तो ये चीज हम लोग को देखे हुए। इवन बॉयज को क्यों दिया जाता है? बॉयज को क्योंकि प्रेगनेंसी का केस तो गर्ल्स से एसोसिएट है, बॉयज को इसलिए दिया जाता है क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, बॉयज के थ्रू दूसरे को ना हो जाए, दूसरी वुमेन को जो है ये ना हो, और वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉब्लम ना हो। सो दीज आर द इशू। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। मीजल रूबेला वैक्सीन जो है वो एक कंबाइंड प्रोडक्ट है, ये टारगेट करता है दो डिजीज को एक शॉट में। एक फीवर और रैश सर्विलांस, ये दोनों डिजीज को जो है वो कवर करता है। मीजल जो है वो उसका एलिमिनेशन हाई प्रायोरिटी है, और रूबेला जो है वो भी इसी के साथ साथ एलिमिनेट हो जाती है, राइट? अब देखो ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि दोनों एक शॉट में दोनों डिजीज को टारगेट कर रहा है, तो हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिल गया है और दोनों डिजीज को जो है वो एलिमिनेट करना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ही अगर डोज के साथ, यानी कि एक तीर से अगर 2 निशाने लग रहे हैं तो उससे अच्छी बात तो कोई और है ही नहीं, राइट? तो ये एक चीज है। सो अभी जैसे कि मई 2022 चल रहा है, तो 19 मंथ्स बचे हुए हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए। और पेंडेमिक के दौरान भी हमने इवन वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल जो है वो अचीव किया। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है इसने मेंटेन किया अबाउट 85% मीजल रूबेला के सेकेंड डोज कवरेज को बिलो 5 इयर्स। और हम जो है वो अभी क्वाइट पॉसिबल कि हम जो है वो जुलाई अगस्त 2023 तक जो है वो फिनिश लाइन तक पहुंच जाएंगे और अचीव कर लेंगे हमारे टारगेट को, मीजल रूबेला वैक्सीनेशन ड्राइव को कंप्लीट करके उसके एलिमिनेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल देंगे, ठीक है? तो ये एक चीज थी, काफी अच्छा आर्टिकल था। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। मीजल रूबेला से रिलेटेड ये टारगेट का बस नोट्स बना लो, बाकी और कुछ खास काम का नहीं है। बस वही चीज बस ध्यान में रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है ये हो जाता है, और फीटस को भी जो है वो अटैक करता है रूबेला, राइट? अब देखो कॉर्ड की अभी रिसेंट मीटिंग हुई है, तो आप जानते हैं कि पूरे दुनिया भर में इश्यूज जो है वो किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, कमोडिटीज के, मतलब इन्फ्लेशन 15% महंगाई जो है वो बढ़ रही है, राइट? फ्यूल के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो इम्पैक्ट हुआ है रशिया और यूक्रेन के इश्यूज के कारण, और उससे पहले लॉकडाउन के कारण भी ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो अफेक्ट हुआ था, राइट? तो ये सब इश्यूज अभी तक कंट्रीज जो है वो कोविड-19 लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ था, इकोनॉमिक लॉस हुआ था, उससे उभर नहीं पाई हैं। तो ये सब मुद्दे थे जिसके बारे में अभी डिस्कशन हुआ इस मीटिंग के दौरान, क्वाड की मीटिंग के दौरान। क्वाड पता है ना आपको? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसके 4 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। कौन सी 4 कंट्री है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? तो ये फैक्ट ध्यान में रखना।
अभी इनकी मीटिंग जो है वो जापान के अंदर हुई थी, और इसी मीटिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। हालांकि हमने, इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने रशिया के बारे में कुछ कहा नहीं, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है कि रशिया को लेकर हमारा भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, आप कह सकते हैं, क्योंकि उससे हमें काफी ज्यादा फायदा होता है। रशिया हमारा एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, यू गाइस नो अबाउट इट। तो इसलिए हम लोग अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रशिया के अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहे हैं। बट यस, जब बात आती है चाइना की, तो ये चारों कंट्री मिलकर चाइना के ऊपर बरस गई, राइट? यू नो अबाउट इट। तो क्यों, और इस आपको पता भी है, क्वाड कंट्रीज का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है वो, वहां पर सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ट्रेड जो है वो फ्री फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट हो, राइट? तो यू नो अबाउट इट कि ट्रेड और सिक्योरिटी का ये पैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, क्वाड। बट क्वाड कंट्री कभी भी ये नहीं कहती कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई है, बट द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड इज टू काउंटर चाइना। चाइना को काउंटर करने के लिए ही क्वाड को बनाया गया है। पता नहीं वाली बात सभी को? यस, वेरी गुड। बाकी और कुछ खास इस पर्टिकुलर चीज में नहीं थी। जो चीज थी वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप में ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये टॉपिक ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। बस कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का नया प्राइम मिनिस्टर कौन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी जो 9 साल तक अपोजिशन में रही, तो एंथोनी एल्बनीज, तो ये ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम हम लोग को देखने को मिले हैं, राइट? इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की हालत भी जो है वो खराब है। एनुअल इन्फ्लेशन 5.1% था, 20 साल हाई था। जो स्कॉट मॉरिसन जो था, फॉर्मर पीएम, तो इसने जो है वो बहुत ही, मतलब कंफर्टेबली कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफी लो है। आपको याद आ रहा है कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था एक बहुत अच्छा आर्टिकल, जिसमें हमने बात करी थी कि आज की डेट में आप देखिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, यहाँ के जो लीडर्स हैं, राइट, चाहे वो म्यांमार की बात कर लो, नेपाल की बात कर लो, श्रीलंका की बात कर लो, तो यहाँ पर जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो सत्ता से गिर गिर क्यों गए? क्योंकि इकोनॉमी डाउनफॉल हुई, क्योंकि लोग खुश नहीं थे। इट इज द पॉकेट विच मेक्स पीपल हैप्पी। अगर आपकी पॉकेट भरी रहेगी तो यू विल बी हैप्पी, यू विल सपोर्ट गवर्नमेंट। बट अगर आपकी पॉकेट से पैसा छीन निकाला जाएगा, महंगाई होगी, पैसा छीना जाएगा, तो यू विल नॉट बी हैप्पी, राइट? तो यू नो अबाउट इट कि ये चीज है कि भाई आपकी पॉकेट अगर भरी हुई है तो यू विल बी हैप्पी, अगर पॉकेट खाली है तो यू आर नॉट हैप्पी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, एंड दिस कॉन्सेप्ट प्रिवेल्स एवरी टाइम। हमेशा सबसे ऊपर होता है ये वाला कॉन्सेप्ट। अब क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इन्होंने, लोगों ने देखा कि अरे यार हमारा प्राइम मिनिस्टर तो ना एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा है, ना महंगाई को कम करने पे काम कर रहा है, ना क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा है, उसको भगाओ। और अपन ने एक आर्टिकल पे ये भी डिस्कस किया था कि भाई आप किसी भी दूसरी चीज पर काम कर लो, कितना भी अच्छा काम कर लो क्यों ना, अगर आप लोगों को इकोनॉमिकली खुश नहीं कर पाए तो आपकी तो बैंड बजेगी। यूनाइटेड स्टेट्स में, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से जॉर्ज बुश ने जो है वो इस चीज के बारे में मेंशन किया था, और बकायदा बहुत तरीके की लाइन जो है वो लिखी थी कि इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स यू इडियट। याद आ रहा है अपन को, अपन ने एक आर्टिकल में जो है वो डिस्कस किया था, इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, कि जो भी ये इकोनॉमी है, अगर आपने इकोनॉमी को अपनी कंट्री की संभाल लिया तो आप हमेशा पावर पे रहोगे। बाकी आप दूसरी लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी कर लो, डांस कर लो, लोग बाग खुश नहीं होंगे। लीडर्स अपने कंट्री के पीपल के बजट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी पे फोकस नहीं करती है, तब गवर्नमेंट क्लैश हो जाती है। बिल्कुल सही अमित जी, बहुत बढ़िया। तो ये चीज देखो, ये फायदा मिला आपको, नहीं मिला इस प्रकार के आर्टिकल्स पढ़ने का, और एक अंडरस्टैंडिंग, सटीक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो, सब कुछ नहीं करना है। एक सटीक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई हाँ, भाई आपके मेंस के आंसर में आप पूरा आर्टिकल तो लिख कर आ नहीं जाओगे, राइट? और हर हर दिन के इतने सारे आर्टिकल होते हैं, इतना डेटा कहाँ लगाओगे भाई, कहाँ सेव करोगे? और अननेसेसरी डेटा, सिर्फ उतना ही डेटा सेव करना है जिससे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो, ठीक है? तो बस ये छोटी सी चीज थी, बस इसमें और कुछ ज्यादा खास नहीं था। इसमें स्कॉट मॉरिसन के बारे में बताया था कि इसने क्या गलतियां करी, और फिर अभी इसमें बताया हुआ है कि एल्बनीज जो है वो क्या क्या चीज करने वाले हैं। तो वो अपने लिए काम करनी है, ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिक्स प्लानिंग। जब काम की वो चीजें होंगी कुछ इंडिया के कंपैरिजन में, तब हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। ये ओपिनियन वाला पेज है, ये हमारे लिए कुछ खास काम का नहीं है, इसमें कुछ खास काम की न्यूज जो है वो नहीं आई है। इसके अंदर बात करें तो आपको पता है ना कि सिलिकॉन चिप, जानते हो सिलिकॉन चिप का मामला, सेमीकंडक्टर का मामला? यू गाइस नो अबाउट सिलिकॉन चिप, सेमीकंडक्टर मामला? पता है ना?
क्या है सिलिकॉन चिप का मामला? सिलिकॉन चिप काय में लगती है? वो अपन कंप्यूटर को कभी खोला है? खोला मतलब पावर बटन दबा के नहीं, मतलब अंदर से देखा है कंप्यूटर को या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को, मोबाइल को? अरे बचपन में वीडियो गेम की कैसेट आती थी, उसको तो देखा होगा खोल के, उसके अंदर वो ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की चिप नजर आती है, वही चिप है बॉस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो होती है वो उसकी पूरा ब्रेन होता है, उसकी मेमोरी होती है, वो चिप जो है वो सेमीकंडक्टर चिप है, जिसको हम लोग सिलिकॉन चिप भी बोलते हैं। अभी पूरे दुनिया भर में सिलिकॉन चिप का शॉर्टेज आ गया था। क्यों शॉर्टेज आ गया था? लॉकडाउन के कारण भाई, सब इंडस्ट्री बंद हो गई थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो गई थी, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमारी गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, तो हम ये चिप का क्या करेंगे? तो धीरे धीरे करके प्रोडक्शन बंद होता गया, बंद होता गया, बंद होता गया। जब चीजें एकदम से रिकवर हुई, डिमांड एकदम से बढ़ी, तो क्या है, प्रोडक्शन ही नहीं है। तो क्या हो रहा है? सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है। आप देखिए लगातार ऑन अ रेगुलर बेसिस, सिंस मैं पिछले करीब कुछ नहीं तो 1 से 1.5 साल से देख रहा हूँ सिलिकॉन चिप का टॉपिक न्यूज में है। तो जब इतने लंबे समय से कोई टॉपिक न्यूज में रहता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यही चीज है। तो इसके बारे में बस यही बताया गया कि लॉकडाउन के कारण जो है इश्यूज जो है वो आए, राइट, और डिमांड जो है वो इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिल रही है, बढ़ रही है, और हम तो अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के थ्रू सिलिकॉन चिप की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के अंदर करवा रहे हैं, राइट। तो ये फैक्ट भी बस थोड़ा सा ध्यान में रखो, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ जरा, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है? कौन बताएगा ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है? पहली बात तो हाइड्रोजन कहां पर अवेलेबल है हमारे पास? हमारे पास हाइड्रोजन कहां पर अवेलेबल है? H2O, पानी। आप देखिए आपके आसपास पानी की बोतल रखी होगी, क्या है वो? H2O, मतलब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है कि नहीं हाइड्रोजन। अब आपको H2O में से H हटाना है, H निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है, कैसे निकालोगे? आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ये होता है। अब हम ग्रीन हाइड्रोजन कब कहते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना पूरा आपको? हम ग्रीन हाइड्रोजन कब कहते हैं? जब हम वो इलेक्ट्रिसिटी जब पानी के अंदर पास करें, जब हम वो पावर पानी के अंदर पास करें, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वो जो पावर होनी चाहिए, वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनी हुई होनी चाहिए। क्योंकि गाइस हम लोग जो बिजली यूज कर रहे हैं ना, घर के अंदर जो बिजली आ रही है, उसमें कोयला जल रहा है। ये पावर जो हमारे घर पे आ रहा है, उस पावर में, उस बिजली में कोयला जलाकर ये बिजली बनाई जा रही है, ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। तो ग्रीन हाइड्रोजन कब होगा? जब उसकी हर चीज जो होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी से कनेक्टेड होगी, वो बिल्कुल भी 1% पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट ना कर रही हो, 1% एमिशन में कंट्रीब्यूट ना कर रही हो, तो ऐसी चीज जो होगी वो ग्रीन की कैटेगरी में आती है। तो सोलर एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाइए, या फिर विंड एनर्जी से, या हाइडल एनर्जी से, राइट। आप किसी से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाइए, और इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग करिए, और उस हाइड्रोजन को जब आप स्टोर कर लेंगे, तो वो जो हाइड्रोजन होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन होगा। बात समझ में आई सभी के? चलिए, और इंडिया जो है इसने शुरुआत कर दी है ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करने की। ऑब्जेक्टिव ये है कि नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक लेकर जाना है। देखो हमारा टारगेट पहले 450 गीगावाट था, इस टारगेट को बढ़ाकर हमने 500 गीगावाट कर दिया है। फैक्ट याद रखो कि हम 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो जनरेट करेंगे। कितनी? 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे 2030 तक, ये हमारा टारगेट है, ये लिख लीजिए। और इंडिया जो है फर्स्ट 99.9% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट इंडिया का सेटअप किया गया है ईस्टर्न असम के दुलियाजन में। तो असम के अंदर 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है वो सेटअप हो चुका है। ये फैक्ट भी ध्यान में रखो, असम के अंदर ये पहला हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है वो सेटअप किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो स्टोर किया जा सकता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, और जो स्टोर्ड हाइड्रोजन जो है उसका उपयोग आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। एक चीज थी बाकी है, वो ये वाला टॉपिक अपने लिए काम का नहीं है, ये जो आया हुआ है। बाकी इसमें जो ये सब चीजें थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो भी कुछ खास काम के नहीं थे, इसलिए मैंने रखे नहीं है वाले क्वेश्चंस। अब ये देखिए, ये एक मुद्दा है यार, आपको पता है ना नागालैंड का इशू, नागालैंड के जो इंसर्जेंट्स है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, IM, इसाक मुइबा, पता है ना इस चीज के इशू के बारे में? आपको आफ्सपा के बारे में पता है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। हमारी कंट्री के अंदर आफ्सपा जो है वो क्यों लाई गई थी? ये नागालैंड के कारण ही लाई गई थी। आर्म फोर्सेस, यस, 1958 आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है ना, ये नागालैंड, देखो क्या हो रहा था, स्टोरी को सुनो। नागालैंड के अंदर क्या हो रहा था कि इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो एक्टिवेट हो गए। नागालैंड के इंसर्जेंट ग्रुप तो पता है ना सभी को क्या होते हैं, क्या करते हैं?
सिंपल सी चीज ध्यान में रखो, ये ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजन को फॉलो नहीं करना, हमारी खुद की टेरिटरी अलग चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, हमें सेपरेट होना है, हमें कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। राइट, तो ये लोग कौन है? ये इंसर्जेंट लोग हैं जो नहीं चाहते हैं मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर रहना, उनके अंडर रहना, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना। ये चाहते हैं कि भाई हम अलग हैं, हमें अलग टेरिटरी दो, हमें अलग कर दो, हम हमसे कोई मतलब ना रखो, ना तुमसे हम मतलब रखेंगे, ना तुम हमसे मतलब रखो। तो उनने बोला कि हमें सेपरेट चाहिए लैंड, हम अपना कंट्रोल खुद ब खुद उस क्षेत्र पे करना चाहते हैं। तो इनने जब अति कर दी, नागालैंड वालों ने अति कर दी, क्या अति कर दी? इनने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, चलो वो भी ठीक है। इनने खुद का फ्लैग बना लिया, चलो वो भी ठीक है। अरे भाई साहब, इनने अपनी सरकार बना ली, इनने अपनी आर्मी जब बनाई, तब हमारा माथा ठनक गया, क्योंकि ये लोग आर्मी बना रहे हैं अपनी। इंडिया के अंदर रहकर आप अपनी आर्मी बना रहे हो। हमने बोला रुको बेटा, हमने तैयार करी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और तैनात कर दिया ये डिस्टर्ब्ड एरियाज में। और जब तैनात किया तो अभी बैंड बजी पड़ी हुई है लोगों की, क्योंकि हमारी फोर्सेस ट्रेन्ड है, वेल डिसिप्लिन्ड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेन्ड पर्सन एंड अनट्रेन्ड पर्सन। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ध्यान से पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा। ये ट्रेन्ड ब्रिटिशर्स की जो फोर्सेस थी, फ्रांस की जो फोर्सेस थी, क्यों प्रिवेल कर रही थी इंडिया के अंदर, क्यों कमाल कर रही थी? बिकॉज देयर फोर्सेज आर डिसिप्लिन। 1,000 की उनकी सेना, 1,000 भी नहीं यार, 300 लोगों की सेना 10-10 हजार लोगों की सेना को फोड़ डालती थी। डिसिप्लिन, ट्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपको भी डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन में रहोगे सक्सेस अचीव करोगे। तो आते हैं वापस इशू पे। तो नागालैंड के अंदर ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 2015 से इनके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बोला कि भाई नेगोशिएट कर लेते हैं, एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट अब एक चीज पे ये लोग अटक गए। इनने बोला हमें झंडा चाहिए, हमने ये तक बोल दिया ले लो झंडा, बट हमने बोला कि आप अपने झंडे को कल्चरल फ्लैग की तरह लो, बट वो उस पर अटक नहीं रहे। उनका कहना है कि नहीं, ये हमारा झंडा जो है वो सिंबल है हमारा, ये हम कल्चर की तरह नहीं ले सकते इसको, हम तो अपनी टेरिटरी के तौर पर लहराएंगे। जैसे इंडियन फ्लैग है, वैसे ये बोल रहे हैं हमारा नागालैंड का एक फ्लैग होगा, और ये इनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। राइट, जिसका नाम इन्होंने रखा है ये जाबो, ये जाबो। राइट, तो ये जाबो नागा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज पर जो है वो अभी बातें अटकी हुई हैं, तो इसको लेकर एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, और बाकी फर्स्ट पेज की न्यूज जो है वो रिपीट हुई है। ये वाला टॉपिक यासीन मलिक का कल ही डिस्कस किया था हमने, इसको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट जो है वो दे दिया गया है। राइट, और क्या हुआ है कि वेस्ट बंगाल की कैबिनेट ने पास किया एक रेजोल्यूशन कि ये नॉमिनेट करेंगे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को एज अ चांसलर ऑफ ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन? यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं? बेसिकली गवर्नर। याद रखना गाइस, गवर्नर यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, और वेस्ट बंगाल के अंदर यही टसल चल रहा है, गवर्नर वर्सेस गवर्नमेंट। जो कि दिल्ली में भी अभी ये इशू हमें देखने को मिला था, मेरे ख्याल से कल ही हमने डिस्कस किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्सेस वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट का केस। याद आ रहा है? वही, ये सेम वही वाली हरकत है। इनने बोला कि अगर आप हम बिल लेकर आएंगे, अगर बिल पास नहीं करोगे तो बेटा ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है वो करेंगे, बट करके रहेंगे। तो ये अभी मामला चल रहा है छोटा सा, जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बाकी ये वाला केस, ये कार्ति चिदम्बरम वाला केस, ये वीजा स्कैम वाला केस, पता है ना कि इसने बांग्लादेश से कुछ लोगों को जो है वो लेकर आ गया था, एक्स्ट्रा पैसा लेकर जो है वो वीजा, बांग्लादेश नहीं सॉरी चाइना, एक्स्ट्रा पैसा देकर जो है वो वीजा जो है वो उनका करवा दिया था। ये करप्शन का पूरा मामला हम लोग को देखने को मिला, और कुछ नहीं है। बाकी ये टॉपिक जो है वो रिपीटेड हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है, और पॉलिटिकल न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है, खास नहीं। आगे की बात करते हैं। अच्छा हाँ, अब देखो कई क्या था कि मनरेगा के अंदर अकाउंटेबल बनाने के लिए वर्कर्स जो है वो अकाउंटेबल रहे, प्रॉपर चीजें जो है वो ऑन रिकॉर्ड रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। तो इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए एक एप्लीकेशन तैयार की गई। एप्लीकेशन जो है वो है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जहां पर भी जिस भी साइट पे 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं मनरेगा के अंदर, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में सभी को पता है। कोई ऐसा है कि जिसको इस स्कीम के बारे में नहीं पता हो? 2005 की स्कीम है, 100 डेज की गारंटी वर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाता है।
और कहाँ पर ये काम होता है? रूरल एरियाज के पास में ही, राइट? जैसे कि गांव के अंदर कुआं बनाना है, रोड बनानी है, राइट? जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्कर्स जो होते हैं वो मनरेगा के अलॉट कर दिया जाता है। पता नहीं वाली चीज सभी को कि मनरेगा का काम क्या है, मनरेगा के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो मनरेगा और बाकी देखो, मनरेगा का टॉपिक मैं पहले भी कवर करा चुका हूँ, और जब हम अपनी स्पेशल क्लास अभी अपने शुरू कर ही दी है, उसके साथ स्पेशल क्लास सभी लोग अटेंड किया करो। आपको दोनों चीज अटेंड करनी है, यू हैव टू बी वेरी सीरियस। क्योंकि अब मैं आपके लिए देखो, द हिंदू का न्यूज़पेपर भी अपन कर रहा है, राइट? जिससे कि करंट टाइम पर जो है वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। उसके बाद जब हम स्टैटिक के साथ जो है वो न्यूज को रिलेट करते हुए कवर करेंगे, तब आपको और डीप डेप्थ में जो है वो चीजें पता लगेंगी। तो आपको करंट अफेयर्स में कोई तोड़ ही नहीं सकता, कोई नहीं तोड़ सकता करंट अफेयर्स में। और फिर जीएस के जो स्टूडेंट्स हैं, जीएस में जो मैं टास्क दे रहा हूँ, जो जीएस में जो चीज कवर करा रहा हूँ, वो फॉलो करो। बस इतनी सी चीज बस आपको करनी है। अमित जी, कल स्पेशल क्लास यहीं पर हुई थी, आज भी यहीं पर होगी शाम में 4 बजे। और कुछ दिनों के बाद मेरी मैं क्या टी शर्ट का वेट कर रहा हूँ, अन अकेडमी की जैसी टी शर्ट आती है उसके बाद आपको लिंक दे दी जाएगी, तो आप अन अकेडमी पर देख सकते हैं स्पेशल क्लास। वो शाम में 4 बजे होगी, और आज शाम में 4 बजे होगी स्पेशल क्लास, ठीक है? चलो, तो क्या हुआ है कि अब आप मुझे खुद बताओ, ये जो बेचारे गांव वाले हैं, काफी सारे लोग हैं, स्पेशली अगर वुमेन्स की बात करें, इनके पास तो स्मार्टफोन होता नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि एक ऐसी एप्लीकेशन इन्होंने तैयार करी है जिसमें कहा है कि भैया अटेंडेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब महिलाओं के पास तो खुद का फोन नहीं है, वो फोन के लिए डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर। तो क्या हो रहा है, वुमेन जॉब से निकल रही है। तो क्या इस प्रकार का टेक्निकल इनिशिएटिव सही है? क्या इस प्रकार का टेक्निकल इनिशिएटिव सही है अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए? भाई आप अपने एक सुपरवाइजर को रख लो, वो सुपरवाइजर को दे दो मोबाइल, और भाई उसके मोबाइल फोन से या उसके आईपैड दे दो उसको, या जो भी टैबलेट दे दो, तो उससे वो कर ले, सभी लोग की अटेंडेंस कर ले, या मैनुअल अटेंडेंस जो है वो कर ले। आप किसी अधिकारी को अलॉट करो मैनुअल अटेंडेंस करने के लिए। भाई अगर आप गांव क्षेत्र में इस तरीके की चीज अगर करेंगे, तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली, यू हैव टू फर्स्ट प्रोवाइड द गैजेट्स। इफ यू कैनॉट प्रोवाइड द गैजेट, एंड नॉट इवन गैजेट यार, you have to provide the gadget, you have to ensure the network, प्रॉपर नेटवर्क वहां पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, प्रॉपर कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, राइट? तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो इनकी तो सैलरी कटेगी, और इनकी जब सैलरी कटेगी तो आपका जो मेन प्रोग्राम है मनरेगा का, जो मेन ऑब्जेक्टिव, वो तो खत्म हो गया ना। तो समटाइम्स बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, देखो आप ये इसको चीज इस न्यूज की तरह मत लो, इसको ऑफिसर की तरह लो, क्योंकि कल को आपको चीजों को इंप्लीमेंट करना है। मेंस के आंसर में ये चीज आपको रिफ्लेक्ट करनी है। रिफ्लेक्ट कब होगी? जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि भाई जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आपको कोई ऐसी चीज इंप्लीमेंट नहीं करनी है, कोई ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करनी है कि जिसके कारण फायदा की जगह उल्टा नुकसान होने लगे। यहाँ पर देखिए वुमेन्स ड्रॉप आउट बढ़ेगा, और बढ़ रहा है। मेजोरिटी ऑफ केसेस ऐसे आ रहे हैं कि जहां पर महिलाओं को फोन नहीं दिया जा रहा। अब जब महिलाओं के पास फोन नहीं होगा तो कैसे वो अटेंडेंस कर पाएंगे, और अटेंडेंस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? सैलरी नहीं मिलेगी। दीज आर द इश्यूज। और अपार्ट फ्रॉम दैट, भाई ये तो गांव क्षेत्रों में ये काम हो रहा है मनरेगा का। मैं अपनी बात करता हूँ, समटाइम्स हम लोग अच्छे नेटवर्क में हैं, उसके बाद भी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं। हमारे यहाँ भी प्रॉपर फुल टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कई बार मैं खुद परेशान होता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के कारण, या कई बार कोई एप्लीकेशन के अंदर कोई ग्लिच आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कई बार क्लास डिले करनी पड़ती है। तो हो जाते हैं ऐसे इश्यूज। तो भाई ऐप जो है वो ट्रांसपेरेंसी लेकर आएगी, नो डाउट, बट यू हैव टू इंश्योर कि उसके अंदर कोई ग्लिच ना है। अब भाई ग्लिच आएगा तो सामने वाले की तो जॉब वो हो जाएगी ना, सैलरी कट जाएगी। अब सैलरी कटेगी तो ये तो आप नुकसान कर रहे हो सामने वालों का, बेचारों से मेहनत भी करा रहे हो और सैलरी भी काट रहे हो। दिस इज रॉन्ग। सो ये केस है गाइस, ये एप्लीकेशन जो मनरेगा से जो अटैच की जा रही है, तो उससे रिलेटेड ये केस हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये एक टॉपिक हम लोग को आया है, एक रिपोर्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिली है, मोर डेथ फ्रॉम रेस्पिरेटरी कॉजेस, 1.6 लाख कोविड डेथ इन 2020 रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट हम लोग को ये बेसिक सी देखने को मिली। ये वाली चीज आप ऑलरेडी जानते हैं कि कोविड 19 के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, और उसी के कारण सबसे ज्यादा डेथ हम लोग को देखने को मिली है, राइट? यूपी के अंदर ये आ गया, बजट आ गया, पता है ना वाली चीज आप लोगों को। यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये फैक्ट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना ही है। 6.15 लाख करोड़ रुपीज का बजट है ये,
और बताया जा रहा है कि पिछले 6 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो ड्रॉप हो गया है 18% से 2.9% हुआ है। अब ये पता नहीं सिर्फ थ्योरी है या सच है, आई डोंट नो, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत तो अभी भी है, बेरोजगारी की दिक्कत तो अभी भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोर देन 60 लाख युवा, 60 लाख से ज्यादा युवा जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक हो गए हैं। भाई जॉब नहीं मिलेगी तो होना ही पड़ेगा, राइट। बजट हैज प्रपोज्ड 100 करोड़ रुपीज ईच फॉर डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ टूरिज्म फैसिलिटीज इन वाराणसी एंड अयोध्या। तो बजट के अंदर जो टूरिज्म फैसिलिटी को अच्छा करने के लिए, राइट, ब्यूटीफाई करने के लिए, राइट, डेवलप करने के लिए कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस को, वाराणसी और अयोध्या की 100 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं। 2 फ्री एलपीजी रिफिल जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे उज्ज्वला स्कीम के तहत बेनिफिशियरी को। उज्ज्वला स्कीम के बारे में सभी को पता है ना, एलपीजी कनेक्शन फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी ये स्कीम हमें देखने को मिलती है। जो फैमिली की जो मेन 18 साल से ऊपर की जो वुमेन हम लोग को देखने को मिलती है उनको रजिस्टर किया जाता है। यस, हेल्थ बेनिफिट्स इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अनकन्वेंशनल फ्यूल, जो जैसे कि लकड़ी हुए, कंडा हुआ, जिसको जलाकर लोग खाना पकाते हैं, तो उसको बंद करके उनको एलपीजी प्रोवाइड कराना है, राइट, जो एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, चिल्ड्रन के और वुमेन के स्पेशली। 15,000 सोलार पंप जो है वो 2022-2023 में सेटअप करना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसमें 266 करोड़ रुपीस स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए लगाया गया है बजट के दौरान, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को कोर्ट्स में, एयरपोर्ट में, बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेसेस में, जैसे कि अयोध्या, काशी, मथुरा, ताजमहल, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खड़ा किया जाएगा। 300 करोड़ रुपए जो है वो बताया जा रहा है कि राम मंदिर जो अयोध्या में हमें देखने को मिलता है, वहां तक पहुंचने के लिए जो रोड है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज है, बाकी और कुछ खास काम की नहीं। ये वाला एक टॉपिक जो था वो डायबिटीज से रिलेटेड था, बट कुछ खास काम का नहीं है, तो इसलिए इसको अपन ने कवर नहीं किया। बाकी पाकिस्तान का एक इशू चल रहा है, ये भाई साहब हार गए क्रिकेटर अपने, राइट, तो आपको पता ही है, राइट, नया प्राइम मिनिस्टर शरीफ आ गए हैं। सो अभी इन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया है कि फिर से इलेक्शन करवाओ वरना मैं फिर से आऊंगा 6 दिन बाद, राइट। तो ये भाई साहब धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, हमें फिर से सत्ता में आना है। और अब देखो क्लियरली पीएम शरीफ ने बोला कि तुम्हारे जो डिक्टेशन है, तुम जो कह कर गए हो ना, वो मानेंगे नहीं। तो अब देखते हैं ये 6 दिन बाद आकर फिर क्या तमाशा करते हैं, फिर देखेंगे हम लोग। चलिए, बाकी यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी जो हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, तो इन्होंने वही चीज बताई है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो किस प्रकार से एक्शन ले रहा है रशिया के अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, राइट, पोजीशन उसकी ताइवान को लेकर कैसी है। तो आप जानते हैं ये तीनों इश्यूज को जानते हैं, चाइना के इशू को, रशिया के इशू को और ताइवान के मुद्दे को, पता है ना ये तीनों मुद्दे। कोई ऐसा है कि जिसको तीनों में से कोई एक भी मुद्दा ना पता हो? देखो भैया, नहीं पता तुरंत बोलो, तुरंत बोलोगे तो बताऊंगा, क्योंकि ये सब चीजें यहाँ पर लिखी नहीं होती हैं, ये सब चीजें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की होती है। कौन सा वाला नहीं पता प्राची जी, बताओ। रशिया वाला मुद्दा नहीं पता है? रशिया यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, वॉर चल रहा है, क्या ये वाली चीज नहीं पता आपको? रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, यूएसए जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करता है, रशिया के अगेंस्ट है, राइट, तो ये चीज आपको पता है। ताइवान वाला याद नहीं आ रहा, चाइना वाला तो पता है कि चाइना के अगेंस्ट है, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलता है उसकी हरकतें, राइट, जैसे साउथ चाइना सी के अंदर उसका डिस्प्यूट हमें देखने को मिलता है। इससे पहले भी, ये तो अभी अभी का केस है, इससे पहले भी हमें देखने को मिला था कि दोनों के बीच में जो है वो क्या चल रहा था, ट्रेड वॉर चल रहा था। ये तो मेरे ख्याल से 2016 से ही चल रहा था ट्रेड वॉर इन दोनों के बीच में, यूएसए और चाइना के बीच में। ताइवान का इशू, अब चाइना के बगल में क्या है, ताइवान हम लोग को देखने को मिलती है। ताइवान जो है वो चाइना ताइवान के ऊपर कंट्रोल करता है वन चाइना पॉलिसी के थ्रू, राइट, वन चाइना पॉलिसी के थ्रू ताइवान के ऊपर कंट्रोल करता है। ताइवान एक ऐसी टेरिटरी है जहां पर जो चाइना के जो नेशनलिस्ट है वो भाग कर आ गए, राइट। ये वो लोग हैं जो जो चाइना से निकाले गए हैं, फेंके गए हैं, और ये यहाँ पर ऑटोनॉमस रूल इनका हम लोग को देखने को मिलता है। बट चाइना इनके ऊपर बार बार दबाव डालता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स कुछ नहीं कर रहा, ये डिप्लोमेटिक पॉलिसी है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ताइवान के कंधे पर बंदूक रखकर चाइना पे चला रहा है, क्योंकि आपको एक पॉलिसी के बारे में पता है, कौटल्या की क्या पॉलिसी है। तो एक व्यक्ति का अगर एक दुश्मन है और एक व्यक्ति का ए दुश्मन है और बी दुश्मन है, तो ए भी आपस में दोस्त हो जाएंगे। दुश्मन दुश्मन आपस में दोस्त होते हैं। तो बात वही है, ताइवान चाइना को नहीं पसंद कर रहा। यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या देखा, अरे ताइवान और चाइना का इशू है, चलो लेट्स शेक हैंड विद ताइवान टू काउंटर चाइना। यूक्रेन और रशिया में भी सेम चीज है, बट एक्चुअली इस यहाँ पर थोड़ा सा मामला थोड़ा सा अलग है।
क्योंकि यूएसएसआर जब डिसमेंटल हुई थी तो रशिया ने एक्चुअली में यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया था और इस कारण से यूक्रेन को वेस्ट की तरफ देखना पड़ा और वेस्ट ने जो है वो उसको सपोर्ट करना फाइनेंशियली इकोनॉमिकली हर तरीके से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जब रशिया की साइड वाली कंट्री अगर वेस्ट को सपोर्ट करने लगे, वेस्ट की तरफ ज्यादा जाने लगे, तो रशिया को आएगा गुस्सा और हुआ ये। और वही गुस्सा 2014 में हमें देखने को मिला, क्रीमिया के ऊपर उभरा और अभी फिर से जो है वो हमें देखने को मिल गया। राइट, तो ये एक चीज है। तभी यूएसए चाइना इंडिया को सपोर्ट करती नहीं। इंडिया को सपोर्ट करना एक अलग बात भी है यूएसए के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया उभरती हुई पावर है, इमर्जिंग पावर है इस क्षेत्र में, एंड यूएसए नोज द पोटेंशियल। भैया मार्केट है हमारे पास, मार्केट अगर हमने किसी कंट्री को बॉयकॉट कर दिया ना, तो ये मान के चलो कि उस कंट्री के लिए दिक्कत हो जाएंगी काफी तरीके से, स्पेशली ये बड़ी बड़ी कंट्रीज, इनके लिए दिक्कत हो जाएंगी। हम धीरे धीरे करके चाइना की सभी प्रोडक्ट्स को जो है वो बॉयकॉट कर रहे हैं। हमारी मजबूरी है कि सभी को नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर मेनी प्रोडक्ट्स। तो जिस प्रोडक्ट में हमारी डिपेंडेंसी है उस प्रोडक्ट को हम ले रहे हैं, बाकी सब प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे करके हमने कट डाउन करना शुरू कर दिया है। राइट, ताइवान वाला मुद्दा समझ में आ गया प्राची जी? ताइवान वाला क्या मुद्दा था? चलिए, अब ये फिलीपींस का क्या मुद्दा है? अच्छा, ये साउथ चाइना वाला मुद्दा सभी को पता है, ये टॉपिक भी रिपीट हुआ है, साउथ चाइना वाला। चाइना ने क्या किया है, चाइना के नीचे अगर आप देखेंगे, अगर मैप में देखिए, चाइना के नीचे आपको साउथ चाइना सी नजर आएगी। यहाँ पर चाइना ने बोल के रखा है कि भाई ये सी है, ये समुद्र है, इसका नाम चाइना है, मतलब कि ये मेरा समुद्र है। तो ये ऐसी बेवकूफी कर रहा है। ऐसे में तो हम बोलते हैं कि इंडियन ओशन पूरा का पूरा इंडिया का है, फिर बेवकूफ है ये। तो चाइना जो है वो बेवकूफ नहीं है, एक प्रकार से उसकी ये जो होता है ना कि आप लोगों की फितरत बदल नहीं सकते, लोगों की फितरत कभी चेंज नहीं होती। तो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट हमेशा से रही है, विस्तार नीति। वो तो हमारे इवन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है ना हमारा, उसको बोलता है कि वो चाइना के अंडर आता है। उसकी ये हरकत है, वो हमेशा से है, उसके वो दिमाग में भरा हुआ है कि उसको कब्जा करना है चीजों पे। तो अब क्या हुआ कि साउथ चाइना सी वाला क्षेत्र, इस पर ये कब्जा कर दिया। अब इस पर जो ऑलरेडी कंट्रीज हैं, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम, ये कंट्री, ताइवान बेसिकली इज अ टेरिटरी नॉट अ कंट्री, हम इसे कंट्री नहीं कहेंगे। तो ये सब जो एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि ये सब टेरिटरी और कंट्रीज जो है, ये क्या है, ये भी इसके ऊपर क्लेम कर रही है, इस क्षेत्र के ऊपर, कि नहीं चाइना का जो क्लेम है वो गलत है। इवन द हेग, नीदरलैंड्स के अंदर जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसने तक 2016 में ये कह दिया था कि चाइना जो क्लेम कर रही है इस क्षेत्र के ऊपर, उसका क्लेम जो है वो बेसलेस है, किसी काम का नहीं है। राइट, तो ये एक इशू था, दोबारा से जो है वो उठकर आया है। इंडिया जापान मिलकर काम करेंगे, श्रीलंका की हेल्प करने पर मदद करेंगे श्रीलंका को, तो इसको लेकर एक टॉपिक हमें देखने को मिला था। अब एक टॉपिक यही है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट जो है उसको कम कर दिया है। राइट, 9.1% से 8.8% कर दिया है, क्योंकि महंगाई जो है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। राइट सर, टेरिटरी क्यों? इंडिया तो ताइवान को इंडिया ने कभी भी ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं माना। कहां पे पढ़ लिया आपने? ये जहां पर भी पढ़ा है गलत पढ़ा है। इंडिया ने कभी भी ऑफिशियली ताइवान को ये नहीं कहा कि ताइवान एक कंट्री है, कभी नहीं कहा। ऑफिशियली, फॉर्मली हमने कभी भी ताइवान को एक कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया। ताइवान इज अ टेरिटरी। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। सो इसके अलावा अभी क्या हो रहा था, जीएसटी, जीएसटी, एक मिनट रुकना, हैंग हो गया ये थोड़ा सा। जीएसटी, एक मिनट, जूम नहीं हो रहा, बट मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो क्या होता है, जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। अब जो लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो अब कंप्लेन की जा रही है कि उनसे फोर्सफुली करवाया जा रहा है। जीएसटी के पहलवान आ रहे हैं, रिकवरी वाले, और हमसे फोर्सफुली जो है वो ये चीज करवा रहे हैं। तो सीबीआईसी जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, तो इन्होंने इशू किए हैं इंस्ट्रक्शन चीफ जीएसटी कमिश्नर को कि वो जांच करें ऐसी कंप्लेन पे, और स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो ले टैक्स ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, कि इस प्रकार से फोर्स ना किया जाए। भाई देखो यार, ये न्यूज तो आपके लिए हालांकि काम की नहीं है, बट क्या बेहतरीन गाड़ी लग रही है यार, बीएमडब्ल्यू। तो बीएमडब्ल्यू की ईवी i4 सेडान हम लोग को देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आई थिंक इलेक्ट्रिक मिड साइज सेडान है ये बीएमडब्ल्यू i4। आय हाय, 70 लाख की गाड़ी है। जल्दी गिफ्ट कर दो यार, आईएएस वाईएएस बन जाओ फटाक से, फिर गिफ्ट करो इस तरह की गाड़ियां। मुझे बहुत शौक है मुझे गाड़ियों का। चलिए, ये था हमारा लास्ट टॉपिक, स्पोर्ट्स की कोई न्यूज नहीं आई है। और बाकी हमारा जो कोर्स है
12 मंथ्स का प्रॉपर जनरल स्टडीज का कोर्स 13 जून 2022 से शुरू हो रहा है। इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं और बिल्कुल एनरोल कीजिए यार, एक ही साल का समय है, एक ही साल में आपको अपने एग्जाम को क्रैक करना है, चाहे कुछ हो जाए। मन लगाकर तैयारी करो यार, क्योंकि हमारे कोर्स में हम बिल्कुल टास्क प्रोवाइड कराते हैं प्रॉपर तरीके से, और आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोचिंग में बैठे हुए हो। आपको इस तरीके से लगेगा कि आपके हर स्टेप में हम आपके साथ रहते हैं। तो ये चीज है। और जनरल स्टडीज प्री और मेंस की पूरी प्रॉपर तैयारी, क्लास के अलावा आपको कुछ और नहीं करना, सब कुछ क्लास में करवाया जाता है। लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, क्लास की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं। बाइलिंगुअल कोर्स होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में, सभी के सभी नोट्स क्लास में अवेलेबल कराए जाते हैं। टेस्ट सीरीज 15,000 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाती है। फीस मात्र 12,000 है, आज के आज ही इनरोल कर लो यार, अगर एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो। क्लियर कट कह रहा हूं मैं, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। वी हैव एक्सपीरियंस्ड कि किस तरीके से चीजों को कवर करवाना है, कैसे करना है, सब कुछ इसमें करवाया जाता है। क्या लिख रहे हो आप लोग कि सर स्पेशल क्लास लाइव लाइव कंडक्ट? अमित जी, अपन सभी चीज लाइव कंडक्ट करवाते हैं, सभी चीज लाइव होती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशल क्लास में करवाना सर क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल प्राची, क्वेश्चन नहीं अभी नहीं होगा, अभी कुछ दिन रुक जाओ, अनअकैडमी पेमेंट शुरू करते हैं तब क्वेश्चंस भी जो है वो साथ में करवा देंगे, या फिर अभी 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद क्वेश्चंस आ जाएंगे। वो क्वेश्चन मुझे पता है, आपके 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम हर महीने भी करवाते हैं। ठीक है, चलिए फिर साइन ऑफ करते हैं, मिलते हैं अपन शाम में 4 बजे, सभी लोग आ जाना। शाम में 4 बजे आपकी क्लास है, स्पेशल क्लास करंट अफेयर्स की।